हेलो व्यूअर्स, फेस टू फेस प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी इमरान अंसारी साहब, जो कि एक प्रमुख समाज सेवी के रूप में पहचाने जाते हैं। और इनकी समाज सेवा का दायरा दिल्ली नहीं, एनसीआर नहीं, बल्कि कई स्टेट में ये इनकी समाजिक सेवाएं रही है। एक 100 साल पुरानी संस्था है ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, उसके आप दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस से एक बड़ा पुराना ताल्लुक है और भी कई सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो आज इनसे इमरान साहब से जो है आज जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर कुछ हम चर्चा करेंगे कि आज के समाज में किस तरह का माहौल आज देखने को मिल रहा है, और भी इस तरह से समाज से जुड़े हुए कई मुद्दे पर बात करेंगे। जी हाजी जी, आपका स्वागत है फेस टू फेस प्रोग्राम में। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप समाज में हमेशा उठते बैठते हैं, देखते हैं और जागरूकता का काम करते हैं, एजुकेशन पे भी काम करते हैं। फिलहाल जो देश का माहौल आपको किस तरह का देखने को मिल रहा है, जैसे खबरों में देखते हैं और समाचार पेपरों में पढ़ने को मिलता है कि देश में जो है आजकल जो धार्मिक भेदभाव की जो नफरत का जो माहौल है पूरे देश में देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आज तकरीबन 10 सालों से इस तरह का माहौल जो है ये हमारे देश में बन रहा है, और वो सीधा सीधा जो इसका मैं समझता हूँ जिम्मेदार है वो है बीजेपी या आरएसएस, जो बीजेपी की पार्टी है, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज जो भी माहौल हो रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो सारा, और उसके लिए एक बहुत अहम बात ये है कि ये एक मकसद है उनका। वो चाहते हैं कि हम इस तरह का माहौल क्रिएट करते रहेंगे, जो हिंदू वोट है वो हमारी तरफ आता रहेगा, और जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो लोगों के हित में काम करना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको छुपाने के लिए इस तरह का माहौल हिंदुस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी जो गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, विफल हो चुकी है। जिस दिन से उन्होंने जो नोटबंदी की थी, उसके बाद फिर जीएसटी लेकर आए, उसके बाद तरह तरह के इस तरह के जो हथकंडे वो लेकर आए हैं, ताकि जो मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं लोगों की, उससे लोगों का जो ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इस तरह के माहौल को बनाया जा रहा है। नहीं, अब तो सत्ता में काबिज है, फिर आप क्या जरूरत है उनको इस तरह के माहौल की? उसका अब क्या जरूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है, हमेशा से उनको इस बात की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जो हिंदुस्तान का सेकुलर वोट है, आज भी उनके पास जो वोट है, मैं समझता हूँ 30-35 और या 40% के अंदर अंदर उनके पास वोट है। आज भी हिंदुस्तान का 60%, 65% सेकुलर वोट है। लेकिन वो करते क्या है कि वो 35-40% को इस तरह का माहौल क्रिएट करके और वो अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और जो बाकी हमारी ये कमज़ोरी रही है कि जो बाकी हमारी सेकुलर पार्टियां हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाती हैं, और वो वोट जो हमारे बैंक है वो बिखर जाता है, उसका सीधा फ़ायदा उनको हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सारी पार्टियां भी एक साथ, अगर सेकुलर पार्टी मिलकर अगर इलेक्शन लड़ती हैं, तो वो फिर मोदी या कोई भी बीजेपी जो है वो सत्ता में नहीं आ सकती। उनके पास एक ही कारण है, आज हिंदुस्तान को उन्होंने इतना खोखला कर चुके हैं कि अगर आप देखें, जैसे हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर इससे पहले इस तरह के माहौल वहाँ चलता रहा काफ़ी 10-12 सालों से, जहाँ के अल्पसंख्यक जो मुसलमान वहाँ पर हैं उनके साथ भेदभाव रहा, उनके साथ उनके बहुत ज़्यादा उन लोगों को परेशान किया गया, यहाँ तक कि वहाँ पर नरसंहार भी किया गया उनके साथ में। और धीरे धीरे उन्होंने वही माहौल बनाया जो आज हिंदुस्तान में बन रहा है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि वो लोग, जो वहाँ के जो लोग थे, जो गवर्नमेंट की उस चालों के अंदर फंसते चले गए, और जो गवर्नमेंट ने जो वहाँ नुकसानात उस तरह माहौल का जो बनता रहा, और आज नतीजा आपके सामने है कि वो पूरा का पूरा जो श्रीलंका है वो भुखमरी के कगार पर खड़ा है। वहाँ पर पोजीशन ये है कि ना वहाँ कोई गवर्नमेंट है, ना पब्लिक किसी की सुनती है। आज वहाँ इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं कि मैं समझता हूँ कि अगर ये हालात मोदी हुकूमत, ये लोग, आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग अगर ये बात को नहीं समझ पाएंगे, तो आने वाले 8-10 साल के अंदर यही हाल हिंदुस्तान का भी होने वाला है। मैं तमाम इस आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो हमारे पूरा हिंदू समाज है और जो सेकुलर मिजाज का लोग हैं, वो उनको समझना चाहिए कि वो इन चालों को इनको नाकामयाब करें, और वो इसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह जो सेकुलर पार्टियां उनको सपोर्ट करें, इनको दरकिनार करें। आपका कहने का मतलब यह है कि आपने अभी बीच में बात की कि जो उनकी सरकार की नाकामी है उनको छुपाने के लिए इस तरह के सहारे लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए मतलब किस तरह की नाकामी की आप बात कर रहे हैं? देखिए, नाकामी की बात यह है कि जैसे इन्होंने जब ये शुरू में 2014 में आए थे, तो इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे।
अब आपने देखा होगा कि भाई आपको 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट्स में आएंगे, तो गरीब आदमी ने क्या है भाई 15 लाख अगर मिलते हैं तो उसका तो बहुत फ़ायदा होगा और वो गरीबी से उठ के बेचारा खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो 15 लाख किसी का अकाउंट में नहीं आए। फिर इन्होंने क्या कि हम इतने लाख नौकरियां बेरोज़गार नौजवानों को देंगे, वो लोग नौजवान इंतज़ार करते रहे, वो नौकरियां भी नहीं मिली। फिर इन्होंने कहा कि महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, वो महंगाई पे कंट्रोल भी नहीं कर पाए। फिर उसके अलावा जो पड़ोसी हमारे देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है और ये अपना नेपाल है, श्रीलंका है, इनके साथ जो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए थे वो ताल्लुकात और इन लोगों ने ख़राब किए हैं, और उसका नतीजा जो है वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर पड़ रहा है सीधा सीधा। तो मैं समझता हूँ ये सारी नाकामियों को छुपाने के लिए फिर उन्होंने 2019 में आए तो उसके अलावा कुछ दूसरे वादे शुरू किए दिए। अब उन वादों को भी कोई पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई इशू ऐसा नहीं है जिसको ये जनता को, बेचारे जो हमारे जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भोले भाले हैं और वो एक तरह से रौ में बह जाते हैं और वो लोग इनकी बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है। मैं समझता हूँ आने वाले 2024 के अंदर इनका रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। और हमारे बहुत से हिंदू भाई, क्योंकि मेरी बहुत जगह हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं तो उनसे बात होती रहती है, जो बहुत ज़्यादा कट्टर लोग थे जो बीजेपी के लिए साथ में काम करते थे, आज वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई वाकई जो है ये गवर्नमेंट जो है विफल हो रही है और हम सोच रहे हैं कि अब इनसे नाता तोड़ना है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी इस तरह की नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, इसमें एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है कि दलित और मुस्लिम समाज ज़्यादा जो है भय के माहौल में है, और उसके साथ साथ दो चीज़ें जो हर कोई कहता तो है कि भाई महंगाई है और बेरोजगारी है, मगर सरकार का इसके और ध्यान नहीं है। तो इसके लिए जनता को कोई अपने पहल नहीं करनी चाहिए। जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, जनता को पहल करनी चाहिए। जहाँ तक आपने दलित और मुस्लिम की बात की है, इस वक्त जो सबसे आपने देखा होगा 2004 या 5 के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट के अंदर। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या थी कि उसके अंदर ये बताया गया था कि इस वक्त जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या पोजीशन है। तो उस वक्त आपने देखो सच्चर कमेटी की जस्टिस सच्चर जो थे उन्होंने रिपोर्ट में दिया था कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की पोजीशन दलितों से भी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो अब वो दलित, इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान दलितों से भी नीचे स्तर के ऊपर है। तो ये मुसलमान और दलित ये दोनों जो कि हमारे हिंदुस्तान का मेन हिस्सा हैं, सेकुलर या आप डेमोक्रेसी की बात करें तो ये मेन पावर हैं दोनों चीज़ें। तो इनको कहीं ना कहीं भयभीत करने के लिए, इनको डराने के लिए, ताकि ये लोग डरे रहें और ये अपने जो इन लोगों के मसाइल हैं उनकी बात ना करें, ना दलित बात करें ना मुसलमान बात करें, इसलिए इनको इस तरह डराया जा रहा है और डरा के इनको दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम अपनी सत्ता के अंदर बरकरार रहें। ये इनका मेन मुद्दा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा दलित समाज जो है आज वो भी इस बात को अच्छी तरह जान रहा है कि जो उस वक्त बहन जी मायावती के साथ हुआ करता था, आपने देखा होगा, तो वो इनके बहकावे में 2014 में 2019 में इनके साथ चला गया था। लेकिन आज वो लोग भी बहुत परेशान हैं और वो भी सोच रहे हैं कि वो सेकुलर पार्टियों का आना ही बहुत ज़रूरी है। इन लोगों की तो चालें इस तरह चलती रहेंगे, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। मगर इस सब के बावजूद सरकार अभी 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुए, 5 में से 4 स्टेट बीजेपी जीती। नहीं, देखिए आप जिन स्टेट की बात कर रहे हैं, आपने अभी उत्तर प्रदेश की बात करूँगा मैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह से इन्होंने तो कुछ मशीनों के ज़रिए, कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, कई जगह कई सीटों पे मेरा कई ज़िलों के अंदर मेरा जाना हुआ है, 200, 300, 400, 500 जो इस तरह की जो उसकी मार्जिन की जो सीटें थी, वहाँ डीएम ने ज़बरदस्ती उन लोगों को दबा के और वो बीजेपी के फेवर के अंदर फैसले दिए। तो और बहुत सी जगहों को प्रशासन का मिसयूज किया है, बहुत मिसयूज किया। और इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ बात यह है, जो मशीनें हैं, तो उस मशीनों के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा घपले भी किए। आवाज़ें उठती रहती हैं, आप समझते ही हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि वो रहा है रोल, वो हमारी जो सेकुलर पार्टियाँ 3-4 अगर मैंने जैसे पहले भी कहा था, अगर एकजुट होकर इलेक्शन लड़े तो ये लोग बीजेपी की कहीं भी सरकार इसमें पोजीशन में बनने वाली नहीं थी। लेकिन वो क्योंकि बिखराव, कांग्रेस अलग, बीएसपी अलग, ओवैसी साहब आ गए कांग्रेस उसमें। अब आप ये देखिए सेकुलर वोट जो है जब 4-4 जगह बिखर जाएगा
तो फिर तो वो वही बात आ रही है, 30-35-40% वोट लेके वो लोग अपने कामयाबी हो जाती है उनको। तो ये तमाम सेकुलर पार्टियों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, पिछले दिनों हम एक चीज और देख रहे हैं कि यूपी में तो बिल्डोजर बाबा के नाम से योगी जी को पहचाना जाता है। वहाँ तो उन्होंने पूरे अपने शासनकाल में लोगों को बिल्डोजर चलाया मकानों पर, मगर अभी बिल्डोजर का खेल जो दिल्ली में भी, इसका दिल्ली में क्या से? देखिए, दिल्ली के अंदर ये अभी आपने देखा होगा जो एमसीडी चुनाव का टाइम था अभी पीछे मार्च के अंदर, एमसीडी चुनाव, क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा था कि भाई हम दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर बिल्कुल साफ होने वाले हैं। इन्होंने इसके एक तो इन्होंने इस बात को लिया कि भाई एक इशू ही उठाया कि एमसीडी को जो पहले 3 जगह बांट दी गई थी उसको एक जगह किया जाए। एक तो इन्होंने मुद्दा ये खड़ा किया। दूसरा ये कि अब उसको एक करने के बाद फिर इन्होंने कहा कि जब तक ये जो यूपी वाला जो फार्मूला है हम दिल्ली में लागू करेंगे और ख़ासकर मुस्लिम एरियो के अंदर उसको लागू करेंगे, तो उससे क्या होगा कि दिल्ली का जो हमारा जो हिंदू वोट है वो इस तरह जैसे यूपी के अंदर हमारे साथ लगा है वैसे दिल्ली में लग जाएगा। तो अब केजरीवाल के साथ जो वोट आज लगा, वोट बैंक है, जो उनकी जो भी उनकी राजनीति है, जो भी वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने एक पॉलिसी और इसको टालने की वजह से और ये बुलडोज़र यूपी का जो फार्मूला दिल्ली में लाए हैं और ये जैसे कि शाहीन बाग का कभी उठा दिया, कभी सलेमपुर का उठा दिया, कभी इधर का उठा दिया, अभी जहांगीरपुरी के अंदर यूपी में जो है मकान तोड़ तोड़ के लोगों के जो है बीजेपी आई है और यहाँ यही फार्मूला वो दिल्ली में बहकी राजनीति पर लोगों के मकान तोड़ के, वो लगता है ये फार्मूला दिल्ली में भी कामयाब हो जाएगा। नहीं, दिल्ली में ये फार्मूला कामयाब नहीं होगा। दिल्ली के लोग उत्तर प्रदेश के मुकाबले में इस बात को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और 15 साल से जो एमसीडी के अंदर इन्होंने जो एमसीडी में जो नुकसान किए हैं, जो भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर हुआ है, तो उसको देखते हुए एमसीडी के अंदर ये लोग नहीं आएंगे। ये कितनी भी अपनी वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये लोग दिल्ली के अंदर एमसीडी में नहीं आएंगे। अभी 2024 तो दूर है अभी, क्योंकि ऐसा लग रहा है हमें तो जैसे कि कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है ये इलेक्शन ही ना कराएं। तो ये सब डर की बात है ना। आखिर अगर इनके अंदर डर नहीं है तो क्यों जनता के बीच में जाना नहीं? जनता के बीच में आइए, इलेक्शन कराइए, फिर पता लग जाएगा आपको। तो ये सब वही फार्मूला इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो इन्होंने यूपी में किया है। तो बाकी इसका असर दिल्ली के अंदर जल्दी से होगा नहीं। चलिए, आप जो समाज को आप देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, आपसी सौहार्द का बड़ा नुकसान हुआ है, भाईचारे का, उसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं ही समझता हूँ कि भाईचारे का नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है कि हम जब तमाम हमारे जो सेकुलर हिंदू भाई हैं उनके साथ हमारी मीटिंगें भी होती हैं, हम लोग शादियों में आ जाते हैं, बैठते हैं, सारी पार्टी, अभी रोज़ा अफ्तार की पार्टियाँ हुई, अभी आपने देखा होगा कई जगह पार्टियाँ हुई। तो एक तबका है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, सिर्फ वही तबका वही बीजेपी के लिए काम करता है। वो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोगों का आपस में हिंदू मुस्लिम के अंदर बंटवारा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा है ही नहीं। बंटवारा सिर्फ है तो वो आरएसएस, बीजेपी या अदर सेकुलर पार्टियों का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई बंटवारा नहीं है हमारे यहाँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आप आम हिंदू से बात कर लीजिए, वो कहे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम तो एक साथ बिजनेस करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते पीते, कुछ भी नहीं है। अब चंद लोग अगर इस तरह के माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोके। लेकिन गवर्नमेंट खुद उनके बल पर चल रही है तो वो इसको रोकने के बजाय उनको कहीं ना कहीं पीछे से हवा देते हैं। तो यही वजह है कि उनको ताकत मिलती है। वरना आज मैं एक मिसाल दूंगा, आज मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि दिल्ली के अंदर जो हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे डीसीपी कलसी साहब हैं वहाँ पे नॉर्थ के, और पूरा और एसीपी साहब हैं, मैडम हैं, और दूसरी क्या कहते हैं एसएचओज वगैरह हैं, तो उन्होंने रमज़ान का महीना साथ साथ चल रहा था, नवरात्रे, रामनवमी आपने देखा होगा, तो उन्होंने कुछ लोगों ने जो उससे जुड़े हुए लोग थे आरएसएस के, उन्होंने कुछ लोगों ने थोड़ा सा माहौल ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे दिल्ली के अंदर ख़ास करके वो इस तरह के माहौल को क्रिएट नहीं करता, फ़ौरन उसको नकार देते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हिंदू मुसलमानों से मीटिंगें की, आपस में लोगों को बिठाया, तो रामनवमी भी बहुत अच्छी निकली, और उसके बाद आपकी क्या कहते हैं रमज़ान भी, ईद भी बड़ी शानदार तरीके से हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार का अगर दबाव बनता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो वहाँ इस तरह की हरकतें होती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो कहीं कोई माहौल ख़राब हो ही नहीं सकता। चलिए, ये से हमारे साथ हाजी इमरान अंसारी साहब
समाज के कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई। इनका कहना है कि चंद लोग हैं जो समाज को में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं कर सकते, ऐसा उनकी मनमानी नहीं चल सकती, वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि समाज में जो है सैकड़ों लोगों की ताकत जो है वो ज़्यादा है, सैकड़ों लोगों की संख्या ज़्यादा है, और जो है समाज जो इसी तरह चलता है, मिलजुल कर चलता है, और एक देश की संपूर्ण तरक्की के लिए समाज का एक साथ होकर चलना भी बेहद जरूरी है। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस टू फेस।